नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन पर। आज हमारी जो मेंस की आंसर राइटिंग सीरीज चल रही है उसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। यह है दक्षिण भारत का इतिहास। इससे पहले हमने बौद्ध पढ़ा, जैन पढ़ा, महाजनपद पढ़ा, मौर्य पढ़ा, गुप्त पढ़ा, हड़प्पा पढ़ा, अर्थव्यवस्था के कई टॉपिक पढ़े और आज हम आए हैं दक्षिण भारत का इतिहास से जो हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको पढ़ेंगे। यह प्रश्न चाहे कोई पीएससी का पेपर आप देने जा रहे हो या यूपीएससी का मेंस का देने जा रहे हो, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। ये सीरीज जो अपनी चलाई जा रही है, इसमें कई सारे क्लास पहले लिए जा चुके हैं, आप उनको देख लीजिएगा। इसमें हम एक एक क्वेश्चन आपको विधिवत समझाते हैं कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है, जैसे हम अपना निबंध सीरीज में भी करते हैं। निबंध सीरीज यदि आपने नहीं देखी तो आप देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आप आरओ में बैठ रहे हो या आप बीपीएससी में बैठ रहे हो, एमपीएससी में बैठ रहे हो, सबके लिए ये सारी जो सीरीज अपनी चल रही है वो महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। देखिए, प्रैक्टिस आपको पहले से करते रहना है, प्री के टाइम से ही, क्योंकि अपना उद्देश्य केवल प्री पास करने का तो है नहीं भाई, मेंस पास करना है, इंटरव्यू देना है, फिर नौकरी तक जाने का हमारा उद्देश्य है। तो इसके लिए मेंस की अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। स्कोर हमारा हमेशा मेंस ही बनवाता है। चैनल, यदि आप पहली बार हमारी क्लास देख रहे हैं, चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली क्लास बराबर मिलती रहे। सबसे पहले आज हम पढ़ते हैं प्रश्न कौन कौन से पढ़ेंगे, फिर हम उनको हल करते हैं। पहला है, संगम साहित्य न केवल तमिल समाज का सांस्कृतिक प्रतिबिंब है बल्कि दक्षिण भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन का भी प्रमाण प्रस्तुत करता है। विवेचन कीजिए। दूसरा प्रश्न है, चोल साम्राज्य की समुद्री नीति ने दक्षिण भारत को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान का केंद्र कैसे बनाया, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। भक्ति आंदोलन ने दक्षिण भारत में न केवल धार्मिक जीवन को बदला बल्कि सामाजिक समानता और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का मार्ग प्रशस्त किया। आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। ये 3 प्रश्न हम पढ़ेंगे, जिसमें पहले हमें दक्षिण भारत के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जीवन के बारे में बात करनी है, फिर इनकी हमें समुद्री नीति के बारे में बात करनी है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में बात करनी है, और तीसरा प्रश्न जो हमारा है वह भक्ति आंदोलन की तरफ से है, जो कि धार्मिक और सामाजिक समानता और इनके बारे में, पुनर्जागरण के बारे में बात करनी है। 3 प्रश्न ये हमारे हैं। आलोचनात्मक टिप्पणी का मतलब भड़ास नहीं होता है, यह आपकी सकारात्मक टिप्पणी होती है जिसमें हम किसी चीज की तुलना करते हैं। यदि हम उसमें कमी भी बताते हैं तो बहुत शांति के साथ बताते हैं, धैर्य के साथ, अच्छे शब्दों में मतलब बताते हैं। धैर्य क्या, मतलब चुप थोड़े रहना है, अच्छे शब्दों के साथ बताते हैं, जिससे कि जो हमारा प्रश्न पढ़ने वाला एग्जामिनर है वो समझे कि हमें भाषा और शैली दोनों का ज्ञान अच्छा है। शैली का ज्ञान आपके निबंध में भी देखा जाता है। यदि आपका निबंध अच्छा है भाई, शैली अच्छी है, तो ही नंबर अच्छे मिलेंगे। ज्ञान भी होना आवश्यक है। हल करते हैं पहला प्रश्न। संगम साहित्य न केवल तमिल समाज का सांस्कृतिक प्रतिबिंब है बल्कि दक्षिण भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन का भी प्रमाण प्रस्तुत करता है। विवेचन कीजिए। संगम साहित्य की बात है, समाज कौन सा होगा, तमिल का होगा, और दक्षिण भारत के कह रहा है कि संगम साहित्य कैसे इन चीज़ों को भी सामने लाता है। देखिए, किसी भी चीज में, किसी भी युग में, किसी भी काल में उस समय का जो साहित्य है वह बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है सामने चीजें या तथ्य लाने में। तब कैसे लोग थे, कैसे विचार थे, कैसे क्या होता था, यह बात हमें उस समय का कोई व्यक्ति नहीं बताएगा, साहित्य बताएगा। मेंस में उत्तर लिखने से पहले हम डायरेक्ट यहाँ पर कोई हेडिंग नहीं डालते हैं। हम पहले कुछ 20, 50, 70 शब्द लिखते हैं उस प्रश्न के बारे में, फिर हेडिंग डाल के लिखते हैं। ऐसा नहीं कि हमने सीधे हेडिंग डाल के लिखना शुरू कर दिया। मेंस में हेडिंग पड़ती है, आपको जितना चीजें विश्लेषण करनी है वो सब हेडिंग के माध्यम से ही करेंगे। संगम साहित्य दक्षिण भारत, विशेषकर तमिलनाडु के प्राचीन इतिहास का अमूल्य स्रोत माना जाता है। यह साहित्य लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच रचा गया और इसमें उस समय के समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और धर्म का जीवंत चित्रण मिलता है। यह केवल काव्य नहीं बल्कि ऐतिहासिक संदर्भों से परिपूर्ण एक दर्पण है जो तत्कालीन तमिल
समाज के सभी पहलुओं को उजागर करता है। अब हमने यहाँ पर थोड़ा बताया संगम साहित्य के बारे में, और यह सच भी है कि किसी भी समय को अगर पढ़ना है तो जानना है उसके बारे में, तो उस समय के साहित्य को खंगोलो। सांस्कृतिक प्रतिबिंब क्या होंगे? जैसे पहला है भाषा और साहित्यिक उत्कर्ष। संगम काव्य में तमिल भाषा की परिपक्वता और साहित्यिक गरिमा झलकती है। इसमें प्रकृति, प्रेम, युद्ध और नैतिकता का सौंदर्यपूर्ण वर्णन हुआ है। धार्मिक जीवन कैसा है? इसमें देवताओं जैसे मुरुगन, विष्णु और शिव की आराधना के साथ साथ स्थानीय कुल देवताओं का उल्लेख मिलता है। संगीत और कला, काव्यों में वाद्य यंत्र, नृत्य और गीतों का उल्लेख है, जिससे उस समय की कलात्मक परंपरा स्पष्ट होती है। फिर आता है राजनीतिक जीवन इनका। त्रिराज्य व्यवस्था, संगम साहित्य में चोल, चेर और पांड्य राजाओं का उल्लेख है, जो दक्षिण भारत की प्रमुख शक्तियां थी। राजसत्ता का स्वरूप कैसा था? राजा को रक्षक, दानी और न्यायप्रिय बताया गया है। काव्यों में युद्ध, विजय और दरबार का सजीव चित्रण मिलता है। सैन्य संगठन कैसा था? हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिकों का जिक्र मिलता है। युद्ध केवल शक्ति नहीं बल्कि प्रतिष्ठा का विषय था उस समय पर। आर्थिक जीवन के क्या प्रमाण मिले हैं? कृषि और सिंचाई, चावल, गन्ना, तिलहन, फल उत्पादन का वर्णन है। नदियों और टैंकों से सिंचाई की परंपरा भी स्पष्ट होती है। व्यापार कैसा था? संगम काव्य में समुद्री और स्थलीय व्यापार का उल्लेख है। रोम, मिस्र और दक्षिण पूर्व एशिया तक व्यापार संबंध थे। उद्योग और शिल्प कैसे थे? कपड़ा, मोती, हाथीदार, धातु और आभूषण निर्माण का वर्णन मिलता है। शहरी जीवन कैसा था? मदुरई, कांची और उदयपुर जैसे नगरों की समृद्ध चित्रण मिलता है। भाई जैसे अब से मान लो 200 साल बाद कोई जानना चाहे भारत क्या था, तो आज जो काव्य लिखे गए उन्हीं के माध्यम से पता चलेगा, गद्य लिखे गए उनके माध्यम से पता चलेगा। सामाजिक जीवन का वर्णन, स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? स्त्रियां काव्य रचना, युद्ध और समाज में सक्रिय थी। करैकल, अमैयार जैसी कवित्रियां प्रसिद्ध थी। जाति और वर्ग, यद्यपि वर्ण व्यवस्था उतनी कठोर नहीं थी, फिर भी व्यवसाय आधारित विभाजन उस समय भी हमें देखने को मिलता है। खाद्य और वेशभूषा कैसी थी? चावल, मांस, फल और मदिरा का उल्लेख है। आभूषण और सुंदर वस्त्र पहनने की परंपरा थी। नैतिक मूल्य कैसे थे? वीरता, दानशीलता और सत्यनिष्ठा को सबसे ऊंचा आदर्श माना गया है। ऐतिहासिक महत्व कैसा था? प्रामाणिक स्रोत, यानी संगम साहित्य पुरातात्विक और विदेशी विवरणों की पुष्टि देता है। राजनीतिक इतिहास का पुनर्निर्माण, यानी राजवंशों, युद्धों और विस्तार नीति के विवरण देता है। सांस्कृतिक आत्मविश्वास, इसने तमिल पहचान और द्रविड़ीय सांस्कृतिक गौरव को बल दिया। अब हम, यदि इस प्रश्न में वैसे आलोचनात्मक नहीं पूछा है, लेकिन हम आपको पढ़ाए दे रहे हैं क्योंकि यह पूछ सकता है। जब आलोचनात्मक दृष्टि से विवरण पूछेगा तो यद्यपि संगम साहित्य ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, परंतु इसमें अतिशयोक्ति और काव्यात्मक अलंकरण भी मिलते हैं। इसमें पूर्णतः वस्तुनिष्ठ ऐतिहासिक स्रोत नहीं माना जा सकता। फिर भी जब इसे पुरातत्व और अभिलेखी साक्ष्यों से मिलाकर देखा जाता है तो यह दक्षिण भारत के इतिहास का प्रमाणिक दर्पण सिद्ध होता है। यदि आपसे आलोचना पूछी जाए तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। इसी प्रकार अपनी निबंध की जो सीरीज चलाई जा रही है वो सारे एग्जाम के लिए है, आप उसको भी जरूर देखा करो, आपकी निबंध की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। और इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको सारे क्लास समय से मिलते रहें। अगला प्रश्न क्या है? चोल साम्राज्य की समुद्री नीति ने दक्षिण भारत को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान का केंद्र कैसे बनाया? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। क्या हमें करना रहेगा? साम्राज्य कौन सा रहेगा? चोल साम्राज्य। नीति कौन सी है? समुद्री नीति के बारे में पूछ रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में पूछ रहे हैं। फिर हम उसी प्रारूप में आ जाएंगे, तुरंत हेडिंग नहीं डाल देंगे, सबसे पहले हम प्रश्न के बारे में थोड़ा लिखेंगे। चोल साम्राज्य 9वीं से 13वीं शताब्दी दक्षिण भारत का एक शक्तिशाली और समृद्ध राजवंश था, जिसने न केवल भू राजनीतिक दृष्टि से बल्कि समुद्री विस्तार और व्यापारिक गतिविधियों के माध्यम से भी असाधारण भूमिका निभाई। राजराजा चोल प्रथम और राजेंद्र चोल प्रथम के नेतृत्व में चोलों ने हिंद महासागर क्षेत्र को अपनी शक्ति से प्रभावित किया। उनकी समुद्री नीति ने दक्षिण भारत को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र
और सांस्कृतिक आदान प्रदान का सेतु बना दिया। चोलों की समुद्री नीति के प्रमुख तत्व क्या हैं? नौसेना का विकास, यानी चोलों ने संगठित और शक्तिशाली नौसेना बनाई। यह नौसेना दक्षिण पूर्व एशिया तक सैन्य और व्यापारिक अभियान चलाने में सक्षम थी। समुद्री विजय अभियान, यानी राजेंद्र चोल ने राजेंद्र चोल प्रथम थे उनकी बात है, ने 1025 में श्री विजय साम्राज्य, सुमात्रा, मलाया और जावा पर आक्रमण दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। इन्होंने आक्रमण कहाँ किया? सुमात्रा, मलावा और जावा, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने अपनी शक्ति प्रदर्शित की थी। व्यापारिक मार्गों का नियंत्रण, यानी चोलों ने बंगाल की खाड़ी, मलक्का, मगरू मध्य और श्रीलंका के तटीय क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित किया था। तो इन्होंने क्या किया भाई, जो बाहर की ये मलक्का वगैरह हैं तो और बंगाल की खाड़ी है, तो इसके तटीय क्षेत्रों पर भी अपना नियंत्रण कर लिया था। राजनयिक संबंध कैसे? चोलों ने चीन, अरब क्षेत्रों और दक्षिण पूर्व एशियाई राज्यों से राजनयिक संबंध स्थापित किए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में योगदान कैसा है? भारत और रोम के बाद नया व्यापारिक केंद्र। चोलों ने दक्षिण भारत को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की धुरी बना दिया। निर्यात वस्तुएं क्या थी? मसाले, कपास, रेशमी वस्त्र, मोती, हाथी दांत और धातु का निर्यात होता था। आयात वस्तुएं क्या थी? सोना, घोड़ा, सुगंधित द्रव्य, विलासिता की वस्तुएं अरब और दक्षिण पूर्व एशियाई से आती थी। नागर विकास की क्या थी? कांची, ये नगर है, नागर नहीं है। कांची, कावेरीपट्टिनम और नागपट्टिनम जैसे नगर समुद्री व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र बने। तो समुद्र को नागर क्षेत्र भी कहते हैं, तो ये नागर भी कह सकते हो। व्यापारी संघ क्या थे? एनुरुवार और मडग्रामम जैसे व्यापारी संघ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार संचालित करते थे। ये देखो नाम थोड़े कठिन है, अगर याद हो तो ही लिखिएगा, वैसे आप ये लिख दीजिए कि हाँ व्यापारी के अंतर्राष्ट्रीय संघ इनके चलते थे। सांस्कृतिक आदान प्रदान क्या है? धार्मिक प्रभाव, चोलों ने हिंदू धर्म विशेषकर शैव और वैष्णव संप्रदाय का प्रचार दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुंचाया। मंदिर स्थापत्य यानी चोल कला और वास्तुकला के तत्व श्रीलंका, जावा और कंबोडिया में पाए जाते हैं। बृहदीश्वर मंदिर की शैली ने कई विदेशी स्थापत्य को प्रेरित किया। फिर भाषा और साहित्य, तमिल भाषा और साहित्य का प्रभाव मलाया और इंडोनेशिया तक पहुंचा था। संस्कृति का द्विपक्षीय प्रभाव, दक्षिण पूर्व एशिया से भारतीय संस्कृति में कई तत्व आए, जैसे संगीत, वाद्य, कृषि, तकनीक और समुद्री परंपराएं। सामरिक और राजनीतिक प्रभाव क्या था? हिंद महासागर पर नियंत्रण, चोलों की सेना ने समुद्री मार्गों पर सुरक्षा एवं प्रभुत्व सुनिश्चित किया। राजनयिक मिशन, चोल साम्राज्य ने चीन, सांग वंश को कई दूतावास भेजे, इससे व्यापार और सांस्कृतिक संबंध बढ़ा। श्रीलंका पर प्रभुत्व क्या रहा? चोलों ने श्रीलंका पर लंबे समय तक नियंत्रण रखकर समुद्री साम्राज्य को सुदृढ़ किया। ऐतिहासिक महत्व क्या थे? समुद्री साम्राज्य का आदर्श, चोलों ने भारत को समुद्री साम्राज्य निर्माण की अवधारणा दी। वैश्विक शक्ति का प्रदर्शन, उनकी नीति ने दक्षिण भारत को एक वैश्विक खिलाड़ी बना दिया था। भविष्य पर प्रभाव, चोलों की परंपरा ने बाद में विजयनगर साम्राज्य और आधुनिक काल तक दक्षिण भारत की समुद्री चेतना को प्रेरित किया। आलोचनात्मक दृष्टि से देखते हैं, मतलब ये समझो आप, चोल जो थे तो इनका समुद्री मार्गों पर बहुत अच्छी पकड़ हो गई थी, समुद्री व्यापार पर इनकी अच्छी पकड़ हो गई थी। आलोचनात्मक क्या होगा? यद्यपि चोलों की समुद्री नीति ने व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया, परंतु यह मुख्यतः साम्राज्य विस्तार और सख्त प्रदर्शन पर केंद्रित थी। इसके परिणाम स्वरूप कभी कभी स्थानीय समाजों में भी तनाव उत्पन्न हुआ था। तो ये इस प्रकार हमने यह प्रश्न देखा। अगला प्रश्न है हमारा, भक्ति आंदोलन ने दक्षिण भारत में न केवल धार्मिक जीवन को बदला, बल्कि सामाजिक समानता और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का मार्ग भी प्रशस्त किया। आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन जो है 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच प्रारंभ हुआ। आलवार वैष्णव भक्त के कवि थे और नैनार शैव भक्त के कवि थे। संतों ने इस आंदोलन को गति दिया। इसका मूल उद्देश्य क्या था? ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति, जाति पाति और कर्मकांड के विरुद्ध आवाज उठाना
और सरल भाषा में धार्मिक भावनाओं की अभिव्यक्ति करना। इस आंदोलन ने न केवल धार्मिक जीवन को नया रूप दिया, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की नींव भी रखी थी। धार्मिक जीवन में परिवर्तन क्या हुए? व्यक्तिगत भक्ति पर जोर, यानी मंदिर में कर्मकांड की बजाय सीधी ईश्वर भक्ति को सर्वोपरि माना गया। भक्ति की सार्वभौमिकता, यह विचार फैला कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग सभी के लिए समान है। संतों की भूमिका, नैनारों ने शिव की भक्ति और अलवारों ने विष्णु की भक्ति का प्रचार किया। भाषा का प्रयोग, संस्कृत की जगह तमिल भाषा का प्रयोग हुआ, जिससे आमजन तक संदेश पहुंचा। देखो, किसी भी शहर में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी समाज में आपको अगर हुकूमत करनी है तो आप वहाँ की भाषा बोलने लगो। आपको कल को अधिकारी बन जाओगे। बहुत अच्छे अधिकारी अगर बनना है, लोकप्रिय भी होना है, खाली नौकरी करना है उसके लिए नहीं, अगर आपको लोकप्रिय भी होना है तो आप अपनी भाषा शैली इतनी अच्छी रखना कि कोई भी व्यक्ति आपसे आसानी से मिल सके, आपसे अपनी बात कह सके, आप पर विश्वास कर सके। और यह भाषा शैली से ही संभव होता है। आप इसीलिए जो आपसे बड़े बड़े क्वेश्चन लिखवाए जाते हैं ना, ये इसीलिए लिखाए जाते हैं। इसके दो उद्देश्य हैं। एक तो आप ये देखो कि पहले के लोगों ने कैसे अपने अपने साम्राज्य खड़े किए। माइंडसेट तो वहीं से आएगा ना। आप अधिकारी बनने जा रहे हो, आप कोई वैसे नहीं हो, ऐसे ही आप पढ़ रहे हो, माइंडसेट वहीं से आएगा। दूसरी चीज ये देखना कि उन्होंने किन किन वर्गों को पकड़ा, किन किन कामों को पकड़ा, ऐसे क्या काम किए थे, ऐसी उनकी क्या नीति थी जो आगे काम आ सकती है। फिर है जाति पात प्रभाव। संत कवियों ने शूद्रों और अछूतों को भी ईश्वर की भक्ति का समान अधिकार बताया। स्त्रियों की भागीदारी, आंडाल जैसी कवित्री ने दिखाया कि महिलाएं भी भक्ति और समाज सुधार में सक्रिय हो सकती हैं। समाज में समरसता, यानी यह आंदोलन सभी वर्गों और जातियों को जोड़ने का माध्यम बना। दान और सेवा की परंपरा, समाज में सहयोग और सामूहिकता की भावना विकसित हुई। सांस्कृतिक पुनर्जागरण क्या है? साहित्यिक विकास, अलवार और नैनारों की रचनाओं ने तमिल साहित्य को समृद्ध किया। संगीत और नृत्य, भक्ति गीतों ने कर्नाटक संगीत और भरतनाट्यम जैसी परंपराओं को प्रभावित किया। मंदिर संस्कृति, मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं बल्कि शिक्षा और कला और सामाजिक गतिविधियों के केंद्र बनते गए। भाषा का उत्थान, तमिल भाषा ने सांस्कृतिक गौरव और साहित्यिक ऊंचाई प्राप्त की। राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव, राजाओं का संरक्षण, चोल और पांड्य शासकों ने भक्ति परंपरा को संरक्षण दिया, जिससे राज्य धर्म का संबंध और मजबूत हुआ। सामाजिक गतिशीलता, भक्ति ने समाज में जकड़े वर्गों को आत्मसम्मान और आत्मविश्वास दिया। उत्तर भारत पर प्रभाव क्या पड़ता है? दक्षिण का भक्ति आंदोलन आगे चलकर उत्तर भारत के निर्गुण और सगुण भक्ति आंदोलन का आधार बनता है। इसकी भी आलोचनात्मक दृष्टि देख लेते हैं। सामाजिक सीमाएं क्या थी? यद्यपि जाति प्रथा पर प्रहार किया गया, परंतु यह पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी। मंदिरों के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति, कई बार मंदिरों ने आर्थिक और राजनीतिक शक्ति को केंद्रित कर लिया, जिससे असमानताएं बनी रहीं। सांप्रदायिकता की भावना, यानी वैष्णव और शैव परंपराओं के बीच प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती रही। तो इस प्रकार ये तीनों प्रश्न हमने हल किए। चैनल को पहली बार आपने अगर देखा है तो सब्सक्राइब करिएगा। आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। निबंध भी यदि आपको कोई नहीं समझ आ रहा है तो आप मुझे लिख के दे सकते हैं कमेंट में, मैं आपको पूरा समझाऊंगा। और लोगों को शेयर करिएगा जिससे सबका लाभ हो, और 2-3 बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा लिखने की, जिससे कि आपका ये पोर्शन अच्छे से तैयार हो जाए। आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, जितना ज़्यादा आप लिखोगे अभी, उतना कम आपको परीक्षा के समय में सोचना पड़ेगा। ये जीवन भर ध्यान रखना। अभी अगर आप नहीं लिखोगे तो परीक्षा के टाइम बैठे रहोगे, सोचते रहोगे, कई बार दिमाग में चीज़ें नहीं आ पाती हैं। इसीलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ये क्लास यहीं ख़त्म होती है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।